साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों कस्बा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो मैराना गांव में बीती रात्रि को दोस्तों 3-4 दुकानों के ताले टूटे हैं। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों भादरा क्षेत्र में। एक दिन पहले नौर में भी दिन दहाड़े एक महिला की चैन तोड़कर लुटेरे ले गए। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं नौर भादरा आसपास क्षेत्रों में घटित हो रही है। गाँव में सुने मकानों में चोरी हो रही है, गाँव में खेतों से चोरी हो रही है और शहरों में तो सुने मकानों को एक प्रकार से सेध लगाकर चोरियों की घटना बहुत पहले से हो रही है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। दुकानों के ताले टूट रहे हैं दोस्तों, चाहे वो कस्बों के बाजार हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हो। और यहाँ जो मैराना गांव में दुकानों के ताले टूटे हैं, चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और उनकी पूरी तस्वीर है, लेकिन चोरों को पहचानने में अभी मशक्कत करनी पड़ेगी दोस्तों। लगातार पुलिस को सक्रिय रहना होगा और इन चोरों की तलाश करनी होगी। क्या चोर किस उन्हीं गाँवों के होते हैं या फिर चोर पहले पूरी रेकिंग करते हैं? इसमें कतई शक नहीं दोस्तों, संदेह नहीं कि चोर पूरी रेकिंग करके दुकानों के ताले तोड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा था वीडीएस पेट्रोल पंप के सामने शाम को 6 बजे दिन दहाड़े कैसे एक चोर जो है वो दूर खड़ा रहकर काफ़ी देर तक वो घंटा आधे घंटे वहीं दुकानों के आसपास मंडराता रहता है और जैसे ही देखता है जो मेन दुकानदार है वो अपने ऊपर दुकान के ऊपर बने जो रिहायशी मकान है उसमें चला गया है, तो धीरे से वो अपने उस गैरेज में जय ऑटो गैरेज में प्रवेश करता है और एक लोहे का हैंडल उठाता है और जो गौशाला का गल्ला रखा है उस पर दे मारता है और वहाँ से तोड़कर रुपए सारे के सारे निकाल कर जेब में डालकर आराम के साथ इत्मीनान के साथ चला जाता है। तो कैसे रेकिंग करते हैं ये चोर दोस्तों? कहीं ना कहीं संदिग्ध अवस्था में आप अपने गांव में किसी को देखें तो ज़रूर इसकी सूचना पुलिस को दें और उससे पूछताछ भी कर सकते हैं आप कि आप कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से आए हैं, कहाँ जाना है आपको। इस प्रकार की चौकसी अब गांव में हर व्यक्ति को करनी होगी दोस्तों। तो कुल मिला के अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों आज श्री श्याम हनुमान मंदिर जो कि फूलदास जी की छतरी के पास वार्ड नंबर 4 में स्थित है, उसमें बालाजी का एक विशाल जागरण आज लगाया जा रहा है दोस्तों। और आज मंगलवार के दिन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये कार्यक्रम सदैव आयोजित किए जाते हैं। बेनीवाल हॉस्पिटल में आने वाले 30 जुलाई को रविवार को 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक फ्री चिकित्सा कैंप लगाया जा रहा है दोस्तों। इसमें डॉक्टर नरेंद्र राजपाल बेनीवाल द्वारा अपनी शानदार सेवाएं प्रदान की जाएगी दोस्तों। हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र राजपाल और वो अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बेनीवाल अस्पताल की पूरी चिकित्सीय टीम इसमें अपनी सेवाएं देगी और चिरंजीवी योजना में फ्री ऑपरेशन भी दोस्तों इसमें करवा सकते हैं। तो इसमें खासकर ओपीडी और यूरिक एसिड हो और बीएमडी जांचें हो दोस्तों, उसमें 50% छूट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो हम नेताओं के जनसंपर्क अभियान की भी बात करेंगे, लेकिन एक हम खबर आपको बताते हैं दोस्तों नेठाना गांव की, जिसमें एक शहीद राजगुरु युवा मंडल के नाम से एक कार्यकारिणी का गठन किया गया, एक संगठन बनाया गया है जो कि सामाजिक सरोकार के प्रत्येक कार्यों में भाग लेगा दोस्तों। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़े हैं और सुभाष चौक के पास दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रांगण में शहीद राजगुरु युवा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें युवाओं ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इसमें जो सर्वसहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया, इसमें मोहन बिजारनिया को दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है और उपाध्यक्ष बनाया गया है रवि कटेवा को, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश कसवा को, सचिव के पद पर राकेश बेनीवाल को
नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं को सदस्य नियुक्त किया गया है इसमें। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आंगनवाड़ी की। आंगनवाड़ी की ऐसी बहुत सी शाखाएं हैं दोस्तों, वहाँ स्थिति बेहद खराब है। उनमें से अगर बात करें हम बादरा कस्बे की, गोरा देवी स्कूल के सामने जो एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, जिसमें कभी बादरा की नगर पालिका संचालित होती थी। आपको याद होगा, उसके पीछे ही एक पुरानी तहसील हुआ करती थी बादरा की, जो कि किसी समय उसमें आग लगने की घटना हुई और सारा बादरा का रिकॉर्ड जो था दोस्तों वो जलकर नष्ट हो गया था। और उसके पास में एक शहीद स्मारक भी था, जिसकी शिलाएं, जिसके ऊपर पूरे बीकानेर संभाग के शहीदों के नाम उकेरे हुए थे दोस्तों। वो शिलाएं आजकल कहाँ है इसका कोई पता नहीं, जिनको सहज कर नहीं रखा गया। उसी के पास होती थी ये नगर पालिकाएं, जिसमें संचालित होती थी। उस बिल्डिंग में आजकल एक आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है और वो पूरी बिल्डिंग इस कदर जर्जर हो चुकी है दोस्तों। इसमें बड़ी संख्या में जो बच्चे आते हैं वो उस कक्षाओं में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन बरसात के समय ये पूरी की पूरी बिल्डिंग दोस्तों टपकती है, इनमें पानी टपकता है और इतनी दरारें इसमें आ चुकी है कि कभी भी कोई बहुत बड़ी घटनाएं दोस्तों यहाँ हो सकती है, दुर्घटना के रूप में। और उसके बाद में दोस्तों कस्बे के प्रशासन को किसी को जवाब देते नहीं बनेगा दोस्तों, और इसकी खोज खबर नहीं ली जा रही है विभाग द्वारा। और मैं आंगनवाड़ी की अगर बात करूं तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा दोस्तों सरकार से एक 125 करोड़ रुपए बजट की मांग की गई है यूनिफॉर्म के लिए। राजस्थान भर के आंगनबाड़ी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के लिए 125 करोड़ रुपए का टेंडर मांगा गया है। ये टेंडर 3 अगस्त को खुलेगा। वर्क ऑर्डर जारी होने के करीब 90 दिन में दोस्तों फर्म को जो है यूनिफॉर्म सप्लाई करनी होगी, ये इसकी मुख्य शर्त है। लेकिन इसमें कौन कौन सी फर्में जो है वो बोली लगाएगी, और अगर इसकी औसत देखें एक बच्चे की तो 740 रुपये करीब एक बच्चे पर इसमें खर्च हो रहे हैं। तो उसमें ये तय नहीं है कि एक यूनिफॉर्म में बच्चों को दी जाएगी या फिर 2, लेकिन इसके लिए अधिकारी भी दोस्तों कोई खुलकर इसमें बताने की स्थिति में नहीं है। देखते हैं इसमें कितनी फर्मों के टेंडर आते हैं, किस प्रकार से और कब। जब इसके जो आवेदन आएंगे और टेंडर होगा उसके बाद में इसकी दोस्तों जो है तस्वीर साफ होगी कि कब ये होगी, और संभवतः नवंबर से पहले ये यूनिफॉर्म बच्चों को नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिला के आंगनवाड़ी केंद्रों की हालात ये है, स्कूल यूनिफॉर्म तक बच्चों को जो है वो नसीब नहीं हो रही है। अलग अलग यूनिफॉर्म में अपने घरों के वस्त्रों में ही लोग बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, और ऐसी क्लासें जो वर्षों से जर्जर भवनों में आयोजित की जा रही है, जिसमें बच्चों के जीवन का जान माल का खतरा है। कौन लेगा इसकी सुध दोस्तों? इसकी हम विस्तार से कवरेज भी आपको करके दिखाएंगे। जब बरसात का समय आएगा तब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार टपकती है ये छतें। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो आज हमने एक वीडियो भी बनाया है जो आप ज़रूर देखिएगा। नगर पालिका के आगे जो करीब 1 महीने पहले से इसका काम प्रारंभ हुआ था, जो सीवरेज के चैम्बरों में जो ब्लॉकेज आई थी उसको लेकर, क्योंकि भाजपा ने भी धरना प्रदर्शन किया था और इसकी मांग उठाई थी, और इसको 24 जुलाई तक इस ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए प्रशासन ने जो है आश्वासन दिया था प्रदर्शनकारियों को। लेकिन आज 25 जुलाई है, एक दिन ज़्यादा हो चुका है, और आज हमने उसकी कवरेज इसलिए की कि प्रशासन कितना गंभीर है दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रशासन, अगर बात करें एसडीएम महोदया की, शकुंतला चौधरी की, सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन आते हैं दोस्तों यहाँ। पता नहीं उन ज्ञापनों को क्या कचरे के डब्बों में डाल दिया जाता है, और उनको खुलासे करने चाहिए कि
कितने ज्ञापनों का निराकरण किया है एसडीएम महोदया ने, जो कि बादरा की प्रमुख अधिकारी है और जवाबदेह अधिकारी है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो गत माह पहले जय कौशिक के नाम से एक तहसीलदार महोदय आए थे दोस्तों, बताना पड़ रहा है क्योंकि वो तहसीलदार महोदय जो है प्रशासनिक जानकार थे दोस्तों। उनकी बहुत शानदार प्रशंसा हुई, उनको जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उनको जब कोई ज्ञापन दिया जाता था, एसडीएम महोदया की अनुपस्थिति में वही ज्ञापन लेने के लिए आते थे। जब वो कोई ज्ञापन लेते थे ज्ञापनदाताओं के पास से, तो वो ज्ञापन को वहीं पढ़ते थे और उस ज्ञापन में क्या समस्या है, उससे संबंधित विभाग कौन सा है, उससे संबंधित अधिकारी को वहीं मौके पे ज्ञापनदाताओं के सामने ही फ़ोन लगाते थे और उनको उस समस्या के समाधान के लिए बोलते थे। कब आएंगे, कब जाएंगे, ये पूछा जाता था और फिर ज्ञापनदाताओं को कहा जाता था कि फलां दिन या एक दिन बाद या 2 दिन बाद या आज ही आपकी समस्या का समाधान होगा, आप अपने वार्ड में ही रहिएगा और ये फलां अधिकारी आने वाले हैं। तो दोस्तों ये होती है जागरूकता किसी अधिकारी की। शकुंतला चौधरी ने एक दिन भी मौखिक भी सुनती है शिकायतें ज्ञापन लेने के अलावा, लेकिन ज्ञापन पढ़कर तत्परता से कार्रवाई करने का अभाव साफ साफ झलकता है दोस्तों। तो हमारे कहने का उद्देश्य यही था कि हमने आज जो कवरेज की उसका समय था 24 जुलाई का, और 24 जुलाई का समय ऐसा नहीं है कि एसडीएम महोदया ने दिया, उन अधिकारियों ने दिया। सीवरेज अधिकारी भी वहाँ आए हुए थे, नगर पालिका के जेईएन भी वहाँ आए हुए थे, जलदाय विभाग के अधिकारी भी वहाँ आए हुए थे और इस सीवरेज की लीकेज को ठीक करने के लिए 24 जुलाई का समय मांगा गया था, 22 का मांगा गया था, लेकिन एसडीएम महोदया ने 2 दिन आगे इसको खिसकाया क्योंकि 22 तारीख को संडे था। एसडीएम महोदया ने कहा कि 22 को संडे है, लेकिन 2 दिन फिर और दिए, लेकिन अभी भी हालत जस के तस है। आज भी वो रोड अवरुद्ध है दोस्तों, और वो रोड कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊं। नौर की तरफ से, गंगानगर की तरफ से, हनुमानगढ़ की तरफ से जब आप बादरा में प्रवेश करेंगे तो ये प्रवेश का मुख्य द्वार है, मुख्य रोड है, मुख्य मार्ग है, और यहीं स्थित है सारे बादरा के तमाम बड़े बड़े कार्यालय। एसडीएम कोर्ट यहाँ है, तहसील कार्यालय यहाँ है, पंचायत समिति भवन यहाँ है, इसी रोड पर नगर पालिका भवन यही है, और दोस्तों यहाँ आर्य समाज भवन भी यही है, और बादरा के 3 महत्वपूर्ण न्यायाधीशों का मकान भी दोस्तों इसी रोड पर है। और 1 महीने से उन 3 न्यायाधीशों ने अपना मार्ग जो कोर्ट जाने के लिए था वो बदला हुआ है, लेकिन संज्ञान लेने की ज़रूरत न्यायाधीशों ने भी नहीं की। दोस्तों आखिर बादरा कस्बे की इन समस्याओं के ऊपर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, वो चाहे जनता ले या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी ले या फिर न्यायाधीश ले। संज्ञान लेने की आवश्यकता। इतनी खराब हालत इन सड़कों की हो गई है, और जहाँ जो उखाड़ा गया है दोस्तों वो सड़क मैं आपको बताऊं तो वहाँ परशुराम चौक स्थित है, राजकीय स्कूल स्थित है, मुख्य खेल स्टेडियम स्थित है, स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति स्थित है जो कि बीकानेर संभाग की बड़ी समिति है, और कई ऐसे अस्पताल वहाँ स्थित है, और जिला उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ स्थित है। उसके एकदम पास, दीवार के पास ये पूरी की पूरी रोड, मुख्य मार्ग अवरुद्ध है, 1 महीने से अवरुद्ध है। तो इस लापरवाही का आज जब हमने कवरेज की तो वहाँ एक कर्मचारी भी काम करता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया, छोड़कर इत्मीनान से सारे कर्मचारी अपने कामों में लगे। कौन करेगा इसकी जिम्मेवारी किसकी, इसकी जवाबदारी कौन लेगा दोस्तों? अब कल को फिर धरना प्रदर्शन विपक्ष करेगा, सड़कें जाम करेगा, चक्का जाम करेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसके लिए तो चक्का जाम करने के लिए तो मुकदमे दर्ज करेंगे, ये तो प्रक्रिया है सरकार की, लेकिन काम नहीं करना है प्रशासन को। प्रशासन के अधिकारियों को ऐसे आदेश नहीं देने हैं कि कहीं जनता को सहूलियत हो जाए। दोस्तों हम लगातार जो पालिका की है व्यवस्थाओं की बिगड़ी व्यवस्थाओं को जो कवरेज आपको दिखाते हैं दोस्तों, हम इसकी व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, हम लापरवाही को रोकना चाहते हैं।
आमजन को अपने अधिकारों के प्रति दोस्तों हम जागरूक करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर करारी चोट करना चाहते हैं। जो नगर पालिका को प्राइवेट लोग चला रहे हैं, जो चंद पार्षद दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठेकेदारों की जेब में करोड़ों जनता के रुपए जो है बर्बाद किए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं जानबूझकर। सड़कें बन रही है, पीछे से टूट रही है। नाली आज बनाई है, परसों टूट जाएगी, 4 दिन बाद में फिर टेंडर होते हैं, फिर उस नाली को बनाया जाता है। 3-3 महीने में एक नाली को 3-3 बार बना दिया जाता है। इस प्रकार की है व्यवस्थाएं। आज हर गलियों में, हर वार्ड के चैम्बरों के ढक्कन टूटे हुए हैं। सैकड़ों चैम्बरों के ढक्कन वर्तमान में टूटे हुए हैं। कहाँ से लाई जा रही है ये चैम्बरों के ढक्कन? किस कंपनी, किस फर्म की है ये? कौन देगा इसका जवाब? क्यों इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्यों प्रशासनिक अधिकारी, अधिशासी अधिकारी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं? कि आखिर क्या ये धांधलेबाजी है? क्या किसी की जवाबदारी नहीं है? दोस्तों, न्यायाधीश वहां से चले जाते हैं, ओवरफ्लो होते हुए गंदगी सड़कों पर बिखरे हुए चैम्बर से देख लेते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं। एसडीएम महोदया वहां से निकल जाएगी, थानाधिकारी वहीं से निकलते हैं, पुलिस थाना भी वहीं है। नगर पालिका में तो चेयरमैन आते ही नहीं, अधिशासी अधिकारी वहीं बैठे रहते हैं, पंचायत समिति प्रधान, बीडीओ वहीं रहते हैं, तहसीलदार महोदय पास में ही है। दोस्तों, सारे बड़े बड़े अधिकारी वहीं हैं, लेकिन संज्ञान कोई नहीं लेता, जनता भी चुप है। आखिर इन अव्यवस्थाओं की जिम्मेवारी है किसकी? हर वार्ड में 3 से 4 जलदाय विभाग के पाइप लीकेज मिलेंगे आपको। सैकड़ों की संख्या में बादरा कस्बे में जलदाय विभाग के पाइप लीकेज मिलेंगे। 70 साल पुरानी इस पाइपलाइन को जमीन में दबाए हुए 70 साल हो चुके हैं। इसकी जवाबदारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आज 7-8 वार्डों में गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग। स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी की जान चली गई, गंभीर बीमारी हो गई, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दोस्तों, बेहद खराब हाल है। पूरे नगर पालिका के हालात आज इस समय खराब है। सड़कों के नीचे इतना बड़ा खोखलापन है कि आए दिन सुरंगें मिलती है, आए दिन किसी ना किसी गली की सड़कें धंस जाती हैं और उसके नीचे दिखाई देता है बहुत लंबी सुरंग। मकानों के नीचे, मकानों के नींव के नीचे पानी जाता हुआ, मकानों में दरारें आ चुकी है, लोगों की कुइयाँ बैठ जाती है, लोगों के मकान धंस रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिकाओं की बैठक नहीं होती है। जब तक विधायक महोदय नहीं चाहते, जब तक विधायक महोदय बादरा में नहीं होते, फ्री नहीं होते, उनको फुर्सत नहीं होती, तब तक नगर पालिका की बैठक नहीं होती है। इस बार मानसून से पूर्व तैयारियों की बैठक भी नगर पालिका में कतई नहीं हुई। बाजार का हालत ये है कि 3-4 जो बरसात आई है, सड़कें टूट चुकी है अधिकांशतः, जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, गलियों में कीचड़ गंदगी पसरी है, नालियों की सफाई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, कौन लेगा इसका संज्ञान? आखिर क्या काम है इस नगर पालिका बोर्ड का? अगर अपना मूल काम भी नगर पालिका बोर्ड नहीं कर पाता है तो क्या फायदा ऐसे नगर पालिका बोर्ड का? दोस्तों, बहुत गंभीर समस्याएं हैं और ज्ञापन आप जो मर्जी आए दे, ज्ञापन ले लिए जाएंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। बाजारों पर, सड़कों के ऊपर मिट्टी पड़ी है, वो मिट्टी तक नहीं हटती, सफाई नहीं होती उसकी। और जो मिट्टी पड़ी है सड़कों पर दोस्तों, सैकड़ों वाहन वहाँ से गुजरते हैं तो टायरों के नीचे उस मिट्टी का इस कदर चूर्ण, इतनी महीन मिट्टी वो पीसीज कर हवा में उड़ जाती है, फैल जाती है और 24 घंटे विद्यमान रहती है। उससे सांस की समस्या, दमे की समस्या, अनेकों बीमारियां हो रही है। शाम के समय जब लाइटें जल जाती है तो आप हवा में देखिएगा, एयर में आप देखेंगे तो वो मिट्टी के महीन कण आपको हवा में तैरते हुए नजर आएंगे, जो सांस के साथ हमारे शरीर में जाती है। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेवार? दोस्तों, उसको लेकर हाजी दाऊद कुरैशी कार्यकाल में एक बार एक मशीन लाई गई थी।
उस मशीन का नाम संभवतः ड्रॉपर मशीन था, जिससे मिट्टी हटाई जा रही थी। वो किराए के ऊपर लाया गया था एक बार, और लाते ही 2-3 दिन में ही वो मशीन खराब हो गई थी। यहाँ के कर्मचारियों को संभवतः वो चलानी नहीं आई, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली गई थी, या क्या कारण थे वो तत्कालीन बोर्ड या कर्मचारी व्यवस्था तत्कालीन की वो जो थी वो ही जानती है। लेकिन उस मशीन को वापस दे दिया गया। इस प्रकार की एक रोड स्वीपिंग मशीन भी आती है दोस्तों, लाखों रुपए की है। उसकी आवश्यकता बादरा में आजकल है, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी जो है हटाने के लिए, शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए, और सड़कों को साफ रखने के लिए, और जो धूल का प्रदूषण है वो मिटाने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और ये मशीन जो है लगभग पाइप से, प्रेशर से मिट्टी को जो है वो अपने भीतर खींच कर जो है वो साफ करती है सड़कें। तो इस प्रकार की आवश्यकता है। अगर ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, नगर पालिका में 1 साल का भी बजट लग जाए, मात्र 1 साल का बजट लग जाए, तो पूरी बादरा का काया पलट हो जाए दोस्तों। अरबों रुपए का जो है वो बजट होता है, करोड़ों रुपए का बजट होता है। अगर बात करें हाजी दाऊद कार्यकाल के बाद से इन 10-12 वर्षों की, तो अरबों रुपए का बजट हो गया होगा, जो कि ठेकेदारों की गोजी में डालने के लिए, उनकी काया पलट करने के लिए तो ज़रूर है, या अधिकारियों की, बाबुओं की, जिन जिन की मिली भगती रहती है, उन सब की काया पलट करने के लिए तो ज़रूर है, लेकिन जनता की काया पलट करने के लिए नहीं है। क्योंकि धारणा एक बना ली गई, यहाँ तो नगर पालिका में पैसे लगते हैं, जनता तक को बिकाऊ कह दिया जाता है, पार्षदों तक को बिकाऊ कह दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ सड़कों के ऊपर पार्षदों की बोली भी लगते हुए लोगों ने देखी है। तो इससे नगर पालिका का कब होगा सुधार दोस्तों? हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। हम तब तक लगे रहेंगे जब तक भ्रष्टाचार की परतें नहीं उगड़ जाती। कौन कौन भ्रष्टाचारी है, कौन प्राइवेट इस नगर पालिका को चला रहे हैं, किस किस का कमीशन कहाँ किस प्रकार से सेट है, एक एक परत हम लेकर आएंगे इन भ्रष्टाचारियों की। तो दोस्तों इसके साथ अगर बात करें नेताओं की, तो नेताओं के जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। दीपलाना पंचायत में कल संजीव बेनीवाल ने भी जोर शोर के साथ अपना जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रखे हुए हैं, और वो आज भी एक पंचायत में अपना जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। अहमद पचार भी कल भानगढ़ में अपनी एक सभा के साथ जनसंपर्क अभियान अपना चलाए हुए हैं। एसपी सिंह अभी बादरा में एंट्री नहीं की है, भाजपा में ज्वाइन के बाद उनकी सभा की तैयारी भी चल रही है। संभवतः उसकी डेट अभी निश्चित नहीं की है, लेकिन अनाज मंडी में वो एक बड़ी सभा करने का मन है, और पूरा कस्बा उनके स्वागत सत्कार में उमड़ेगा, ऐसी उम्मीद वो कर रहे हैं। बलवान पुनिया अभी जयपुर में हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात करें, आज 22 जुलाई को, 25 जुलाई को क्या विशेष दिवस है। इससे पहले दोस्तों एक और खबर मैं आपको बताऊं, तो रानी लक्ष्मीबाई महिला शाखा की कार्यकारिणी का गठन बादरा में हुआ है, और मधु मारू इसकी अध्यक्ष व पूजा चौधरी सचिव नियुक्त हुई है। और दोस्तों भारत विकास परिषद के सानिध्य में महारानी लक्ष्मीबाई महिला शाखा का गठन सुनीता चौबे के नेतृत्व में किया गया है दोस्तों। और चुनाव पर्यवेक्षक रहे इसमें प्रांतीय महासचिव विश्व बंधु गुप्ता और प्रांतीय संगठन सचिव ओम सिंह बिजारनिया। और इसके अलावा दोस्तों सर्वसम्मति से मधु मारू को अध्यक्ष और पूजा चौधरी को सचिव के साथ रानी सोनी को कोषाध्यक्ष और शशिकांत शर्मा को संयोजक नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जो भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता है वो सारे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज 25 जुलाई को दोस्तों विश्व एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे मनाया जाता है दोस्तों। और 1978 में लुइस का जन्म आज के दिन हुआ था, और वो जब शिशु थे तो उनका जन्म इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में दोस्तों परख नली पद्धति से, जिसको IVF तकनीकी कहते हैं, के द्वारा हुआ था। और इस तकनीकी का आज के दिन 1978 को ईजाद हुआ था। इसके अलावा 2007 को प्रतिभा पाटिल, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसके अलावा 1987 को 8वें राष्ट्रपति बने थे रंगा स्वामी वेंकट रमन।
और 1992 को 9वें राष्ट्रपति आज के दिन बने थे शंकर दयाल शर्मा भी, और 1997 को 10वें राष्ट्रपति बने थे आज के दिन KR नारायणन। और आज के दिन 1929 को सोमनाथ चटर्जी, जो कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, नेता थे जाने माने, उनका जन्मदिवस भी था। और आज के दिन 1966 को हरसिमरन कौर बादल का भी जन्मदिवस था। इसके अलावा आदमपुर में आज नरमा 7200, गुआर के भाव 5591, जबकि गेहूं के भाव 2200 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि सरसों 5200 रुपये और जौ बिकाए 1690 रुपये प्रति क्विंटल आदमपुर में। सिरसा मंडी में दोस्तों नरमा रहा है 6991, सरसों 5225, ग्वार के भाव 5140 रुपये प्रति क्विंटल रही है। नौर मंडी में ग्वार रहा है 5420 रुपये, मोट के भाव 6500, अरंडी के भाव 6286, तारामीरा 5300, गेहूँ 2215 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के भाव 1588, जबकि मूंग के भाव 6900 रुपये प्रति क्विंटल और तिल बिके 14800 रुपये प्रति क्विंटल। और आज का मौसम का मिजाज बताएं तो 25 जुलाई को 35 से 37 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहा और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा 100% बादल छाए रहे। हल्की बूंदाबांदी दोस्तों दिन में हुई, लेकिन 3.8 mm बरसात की दिन में चेतावनी मौसम विभाग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं भादरा कस्बे में ये बरसात नहीं हुई। आसपास ज़रूर बरसात आज हुई है। और बाद दोपहर करीब 2 बजे के बाद में मौसम ने पलटी ली। 100% बादल काले बादलों से ढका हुआ है। अब जब आप समाचार देख रहे हैं तभी भी बादलों से आसमान ढका हुआ है, कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं भी बनी हुई है। और रात्रि को भी 1.6 mm बरसात की चेतावनी है। 26 जुलाई को कल भी 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर, जबकि मैक्सिमम 29 से 31 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा। तो कल भी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। आज 3-4 डिग्री की गिरावट थी और कल भी 5-6 डिग्री की गिरावट आने वाली है। तो कल भी दोस्तों दिन भर बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। दिन में 5 mm, दोपहर को 2.2 mm, जबकि देर शाम को भी 2.7 mm बरसात की और रात्रि को भी 6.8 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा है। 100% बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राष्ट्र।